नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने राजस्थान का भूगोल शुरू कर रखा है अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब पे, तो आप जरूर पढ़ें हमारे साथ में राजस्थान का संपूर्ण ज्योग्राफी। इसके अलावा संपूर्ण भारत का भूगोल अपन ने डाल रखा है, चैप्टर वाइज अपन ने सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए जैसे अपन ने फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड अन्य पट्टियों की परीक्षा ही है, तो हाल ही में जो परीक्षा आ रही है तो जैसे रीट का पुनः नया टेट होगा, टेट के बाद में रीट का एग्जाम होगा, तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज अपन डाल रहे हैं, प्रश्नोत्तर सीरीज भी करवाएंगे। तो जरूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन ने शुरू कर रखा था राजस्थान के संदर्भ में, टॉपिक शुरू कर रखा है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो वनस्पतियों के प्रभाव देख लिया था अपन ने, और ये भी देखा था राजस्थान के अंदर कुल क्षेत्रफल का 9.6% भाग पर है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। रिपोर्ट 2019 के आधार पर, ठीक है ना, 2019 की रिपोर्ट के आधार पर इस 9.56% भाग पर वन क्षेत्र वो आ रहा है। कौन कौन से वन पाए जाते हैं इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था। तो इसमें अपन ने देखा था कि शुष्क वन है, सागर वन है, मानसूनी वन है, पतझड़ी वन है, मरुस्थलीय वन है, वो सारे अपन देख लिए थे। 5-6 प्रकार के वन जो राजस्थान के अंदर मिलते हैं, कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं वो देखे अपन। आज अपन देखते हैं कि वनों को प्रभावित करने वाले कारक, वनों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यदि वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कारक होते हैं वनों को प्रभावित करने वाले। वो 3 प्रकार, एक तो होता है मानवीय कारक, ठीक है, एक तो होता है मानवीय कारक, ठीक है ना। दूसरा प्रकार इसका होता है वो प्राकृतिक कारक, ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है इसका और जलवायु कारक, जलवायुगत कारक, ठीक है ना, ये जलवायु आएगा इसमें। तो ये महत्वपूर्ण अपन देखें कि जैविक कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो किसी प्रदेश विशेष के अंदर प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, आर्थिक क्रिया करता है, और आर्थिक क्रिया के लिए क्या करता है, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए वनों का दोहन करता है, ठीक है ना, वनों का दोहन करता है, लकड़ी काटता है, ठीक है, फर्नीचर में काम में लेता है, कल कारखाने चलाता है, इन सब के लिए वनों का विनाश करता है। तो मुख्य रूप से मनुष्य की क्रिया है जो आर्थिक क्रिया के लिए वनों का विनाश अधिक से अधिक करता है। दूसरा पशुचारण करता है, मनुष्य पशुचराई करता है, और पशुचारण के कारण वो क्या करता है, जो जंगल होते हैं उनको, उनमें पशुओं को चराता है, घास खिलाता है। तो पशु घास के साथ साथ में जो पेड़ पौधे हैं, छोटे पेड़ पौधे, उनको भी जड़ की तह से निकाल करके खा जाते हैं और वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक वन विनाश का कारण यही है कि पशुचारण के कारण है। वहाँ पर छोटी मोटी वनस्पतियाँ जो ग्रोथ करती हैं उनको, पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे वनस्पति पौधे होते हैं, उनको ये पशु है उनकी पैरों से खुदाई करके जड़ तक निकाल करके खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। यदि ये पशुचारण कम हो जाता तो शायद ये इनको इतना असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा मनुष्य का क्या करता है, कृषि करता है। तो कृषि भी महत्वपूर्ण कारक है। खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, खेती करने के लिए अपन क्या करते हैं, वनों को काटते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो अपनी आवश्यकताएं बढ़ रही है, और आवश्यकता बढ़ रही है तो अपन क्या करते हैं, लोगों के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है तो बड़े खेत, कृषि फार्म तैयार करने पड़ते हैं, और उन खेतों के लिए अपन क्या करना पड़ता है, जंगलों को साफ करना पड़ता है। तो इसके कारण भी वनों का विनाश होता है। इसके अलावा मनुष्य क्या करता है, शौक के तौर पर, शौक पूरा करने। प्राचीन समय में क्या था, राजा महाराजा जो होते थे, उन राजा महाराजाओं ने, आप विभिन्न प्रकार के धारावाहिक देखते हैं, अन्य जो अपने पुराण महापुराण है उनमें भी पढ़ते होंगे कि राजा महाराजा जितने भी हुए हैं धार्मिक ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं, उनको शौक था कि वो शिकार के लिए निकलते थे और शौक के लिए शिकार करते थे। तो इसके कारण जंगलों में जाया करते थे, तो जंगलों के अंदर शिकार करते तो वन्य जीवों का वो शिकार कर लेते थे, वन्य जीवों का शिकार कर लेते थे। इसके साथ साथ में है वो जंगलों का जो आर्थिक उपयोग, वो उस समय प्राकृतिक उपयोग नहीं समझ पाते थे, तो आर्थिक उपयोग के लिए भी वो वन्य जीवों के साथ साथ में वनों को भी विनाश पहुंचाते थे। तो ये मानवीय कुछ कारक ऐसे हैं जिसके कारण है
वनों का विनाश वो अधिक से अधिक हो रहा है। तो ये बिंदु जो है ना शोक वाला, वो मुख्य रूप से अपन देखें तो ये वन्य जीवों पर लागू होता है, लेकिन वन्य जीवों का आवास वन होते हैं तो उनकी कटाई कारण उनका आवास नष्ट हो जाता है, तो इनका विनाश भी तो धीरे धीरे साथ साथ में हो ही रहा है वनों का, जिसके कारण इनका आवास भी नष्ट हो रहा है। तो ये कारक है मुख्य रूप से जो जंगलों को कम करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु जो आता है वो प्राकृतिक कारक। अपने प्राकृतिक कारक के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि एक तो दावानल, जिसको अपन कहें दावानल, जंगल की आग को कहा जाता है। जंगल की आग, जंगल में यदि आग लग जाती है, ये प्राकृतिक रूप से लग जाती है। बहुत बार होता है कि जंगल के अंदर सूखे पेड़ होते हैं, उनमें आपस में रगड़ होती है, रगड़ के कारण चिंगारी पैदा होकर के आग लग जाती है। हाल ही में ताज़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी जो भाग है, जो पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है, उसमें आग लगी हुई है। इससे पहले अमेरिका में लग गई थी आग, तो बड़े प्रदेश के वन जो है वो संसाधन वो जल करके नष्ट हो गया था, ठीक है। तो दावानल ये प्राकृतिक रूप से लग जाती है, जिसके कारण भी वनों का विनाश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है कि इसके कारण वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो दावानल से बचाने के लिए पूर्ण व्यवस्था अपने पास में होती नहीं है, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और कई से क्षेत्र जहाँ तक अपना पहुँचना भी नहीं होता, यातायात परिवहन के साधन भी नहीं होते, तो इसके कारण से भी ये जो जंगल है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब एक शब्द आया जैसे यातायात, तो परिवहन का विकास मनुष्य करता है अपने लिए, तो ये मानवीय कारक है। अपन सड़क निर्माण करते हैं, रेल निर्माण करते हैं, रेल लाइनें डालते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के लिए परिवहन और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों के बीच से होकर के, अपन बीच से होकर के फिर सड़कें डाल देते हैं, रेल लाइनें डाल देते हैं। तो ये रेल लाइन जो यहाँ से डाली जाती है, तो ये बहुत सारे पेड़ों को नुकसान पहुँचाती है। जो बीच में पेड़ पौधे आते हैं उनको काट दिया जाता है और अपन अपने स्वार्थ के लिए रेलवे लाइन बिछा देते हैं या सड़क का निर्माण कर देते हैं। तो ये एक मानवीय कारक है जो वनों के विनाश के लिए बहुत ही अधिक उत्तरदायी है। तो ये आर्थिक विकास के कारण ये जो नई कंडीशन है वो क्रिएट हुई है, तो ये इसमें मानवीय कारक में शामिल हो जाता है। तो एक तो दावानल हो गया कि जंगल के अंदर आग लग जाती है, इसके कारण भी इनका मुख्य रूप से नुकसान हो जाता है। इसके अलावा यदि अपन देखें प्राकृतिक कारकों के अंदर, तो मृदा जो है या वनों का स्वतः नष्ट होना। अब स्वतः नष्ट कैसे हो जाते हैं कि अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे खेतों का जो आकार बढ़ाते चले जाते हैं, तो वनों का विकास अपन कर नहीं पाते हैं और उस कंडीशन में अपन वनों को है धीरे धीरे संकीर्ण करते चले जाते हैं। खेती के लिए ज़मीन को बड़ा करते चले जाते हैं और इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे मरुस्थल का प्रसार शुरू हो जाता है। किसका प्रसार शुरू हो जाता है? मरुस्थल का प्रसार शुरू हो जाता है। और मरुस्थल के प्रसार के कारण ये जो वन है, इनका जो क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये भी वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण है कि ये स्वतः धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। ये एक बड़ा बिंदु है इसका। इसके अलावा अपन देखते हैं भूमंडलीय उष्ण हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो तापमान में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है तो सूखा पड़ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सूखा। अब सूखा पड़ने के कारण क्या होते हैं, धीरे धीरे वनों को पानी प्राप्त मात्रा में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। तो सूखा की एक महत्वपूर्ण कारण है वनों के विनाश के लिए, सूखा या अकाल जिसको अपन कह सकते हैं। और लंबे समय तक बारिश नहीं होती और पूर्ण रूप से राजस्थान में का तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूखे के चपेट में आता है। यहाँ तो हर एक 2 से 3 वर्ष बाद में हर 2 या तीसरा वर्ष जो है वो अकाल के रूप में जाना जाता है और राजस्थान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचता है जहाँ पर सूखा नहीं पड़ता हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्राकृतिक रूप से वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं जलवायुगत की। तो जलवायु की बात करें तो राजस्थान के अंदर कई ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे वर्षा। अब वर्षा ऋतु जो है यानी वर्षा पर ही डिपेंड करता है अपना जंगल किस प्रकार का होगा, पानी पर डिपेंड करता है। अब पानी उपलब्ध नहीं होगा तो जंगल कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अपनी वर्षा की कुछ विशेषताएं पाई जाती है कि राजस्थान के अंदर वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो होता है वर्षा अनिश्चित, यानी राजस्थान के अंदर वर्षा जो है अनिश्चित है, यानी कह नहीं सकते कि वर्षा मानसून कब आएगा। हालांकि राजस्थान के अंदर मानसून का जो प्रारंभ है वो लगभग 1 जुलाई के आसपास में हो जाता है और 15 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान में मानसून फैल जाता है, पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है उस समय तक। लेकिन अनिश्चित है कि कब मानसून आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते अपन, ठीक है ना। तो ये सस्पेंस ही रहता है हमेशा। अनियमित
अनियमित वर्षा, तो यदि हम नियमित वर्षा की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा हो रही है वो अनियमित है। कभी तो कंटिन्यू वर्षा होती रहती है, कभी ऐसा समय आता है जब वर्षा बीच में रुक जाती है। इसको बोलते हैं जो वर्षा के अंदर जो गैप लगता है, अंतराल लगता है, उसको बोलते हैं मानसून का विच्छेद, ठीक है ना। तो ये समस्याएं प्राय अपन देखने को मिलती है। तो अनियमित वर्षा रहती है, अपने कंटिन्यू नहीं बनी रहती है, पर्याप्त नहीं। अपर्याप्तता, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, अपर्याप्तता, ठीक है ना। तो पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। अपन देखते हैं राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसके अंदर तो वर्षा पर्याप्त हो जाती है। जैसे ये वाला भाग है, यहाँ तो वर्षा 100 सेमी से भी अधिक हो जाती है, तो अच्छी वर्षा है यहाँ पे। सिरोही वाला माउंट आबू, यहाँ 150 सेमी के आसपास वर्षा हो जाती है। लेकिन ये वाला भाग जहाँ पर 10 सेमी औसत वार्षिक वर्षा रहती है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है, तो अपर्याप्त है, ठीक है ना। इस कारण से इस भाग में कंटीली झाड़ियाँ वही पाई जाती है, मुख्य रूप से अन्य वृक्ष वो नहीं पाए जाते। तो यह वनस्पति में पिछड़ा रह गया क्योंकि पर्याप्त पानी उसको उपलब्ध हुआ नहीं। मिट्टी उपजाऊ होते हुए भी, है ना, पूर्ण रूप से यहाँ पे है, उनको आवश्यक जो पानी की मात्रा है उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जलवायु कारणों में अपन देखें कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ की समस्या रहती है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, मृदा क्षरण होता है या मृदा अपरदन होता है। तो यह मृदा अपरदन की समस्या 2 कारणों से होती है। एक तो होता है वर्षा के कारण, ठीक है ना, एक होता है शुष्क मौसम में, ठीक है ना, शुष्क ऋतु में, दोनों ऋतुओं में ऐसा होता है। तो वर्षा के कारण तो क्या है, यह प्रदेश राजस्थान का है, यहाँ प्राय जैसे चंबल वगैरह इसमें बाढ़ आती है, यहाँ पानी फैलता है, जिसके कारण मृदा के ऊपरी परत उड़ करके चली जाती है। उसके बाद में बची हुई मिट्टी है वन उपजाऊ रह जाती है, उसके कारण यहाँ पे क्या वनों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा कारण क्या है, शुष्क ऋतु, तो इसमें मृदा क्षरण होता है, अपरदन होता है, क्योंकि ये जो वाला भाग है ना, ये वाला भाग, यहाँ पे वर्षा कम होती है और तेज आंधियाँ चलती है। क्या चलती है? तेज आंधियाँ। इन आंधियों से क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है उसके ऊपरी पर उड़ करके चली जाती है और जगह जगह धोरे टीले, जिसको अपन अपनी भाषा में टीबी बोलते हैं, उनका निर्माण हो जाता है और उस सूखी मिट्टी के अंतर्गत वनस्पतियाँ ग्रोथ कर ही नहीं पाती है और पूर्ण रूप से वनस्पतियाँ सूख करके नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलवायुगत कारक है कि बाढ़ आ जाती है या फिर मृदा अपरदन होता है। 2 कारणों से, या तो बाढ़ के कारण होता है या सूखे के कारण होता है, ठीक है ना। तो इन कारणों से भी वनस्पतियाँ धीरे धीरे है वो नष्ट हो जाती है। और 3 प्रकार के महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसके कारण मानवीय कारक, प्राकृतिक और जलवायुगत कारक है, जिसके कारण राजस्थान के अंदर जो वनस्पति है पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। तो इस वनस्पति को बचाए रखने के लिए लक्ष्य रखा गया था 2019 के अंदर, अपनी इस रिपोर्ट के अंदर अपना टारगेट था कि राजस्थान में 20% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन है कितना मात्र 9.56% भाग पे, बहुत कम है इसको देखें तो इस लक्ष्य को अपन हासिल नहीं कर पाए। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने प्रदेश विशेष में है वन आवरण को बढ़ाएं। वन आवरण को बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आने वाले समय में बहुत बड़े प्रदेश पर वन होगा, जिससे अपनी प्रकृति संतुलित रहेगी, वर्षा आएगी, जल स्तर बढ़ेगा। अपन देखेंगे अगले वीडियो में कि वनों से अपने को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन से लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, वन संरक्षण कैसे कर सकते हैं और राजस्थान में संभावित जो नीतियां हैं वो किस तरह की होगी, जिसमें अपन वनों को है बढ़ा सकेंगे, वन क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे। तो इसी के लिए अन्य वीडियोज़ के लिए आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएं ताकि अपने चैनल का लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।